रनिंग मार्केट में महेश पे आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। और बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं 6 मेजर बैंक्स के, एक रिलायंस का। इतने रिजल्ट्स आए हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे मार्केट पे, उसका डिस्कशन करते हुए हम कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी सैटरडे रात का 12 पार हो चुका है। अब मैंने सोचा था संडे सुबह-सुबह रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन हुआ क्या कि संडे सुबह कहीं निकलने का प्लान आ गया। तो मैं सोचा नहीं, रात में रिकॉर्ड करके इसको क्लोज़ कर लेते हैं, सो दैट क्या हो गया आराम से फिर हेडेक ना रहे, क्योंकि वीडियो लेट हो जाती है जनरली, तो लोग वेट भी करते रहते हैं। ऑलरेडी मैंने फ्राइडे को वीडियो नहीं डाली थी इसी कॉन्टेक्स्ट में कि भाई रिलायंस के रिजल्ट्स आ जाएँ, सारे बैंक्स के रिजल्ट्स आ जाएँ, तब हम रिजल्ट्स का डिस्कशन करते हुए एक वीडियो बनाएँगे। तो रिलायंस के रिजल्ट पे वीडियो डाल दिए मैंने, सारे बैंक्स के रिजल्ट्स पे वीडियो मैंने डाल दिए। दोनों को आप सेपरेटली देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब आते हैं कि ओवरऑल इम्पैक्ट इसका किस तरीके से पड़ सकता है। बट उसके पहले 3-4 ग्लोबल चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे असर पड़ता है फाइनेंशियल मार्केट्स पे। उन सब का डिस्कशन कर लेते हैं, सो दैट क्या होगा, थोड़ा-सा आपको क्लैरिटी ज़्यादा रहे कि अलोंग विथ रिजल्ट्स और भी चीज़ें हैं जिनका असर पड़ सकता है मार्केट पे। नाउ दिल्ली में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ एंड ऑल दैट, उस पे मैं नहीं डिस्कशन करूँगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि इस देश का अब कुछ हो नहीं सकता। ठीक है? तो मैं अब उस पे डिस्कशन नहीं करूँगा, ज़्यादा समझदारी वही होगी कि वो अब उन चीज़ों पे डिस्कशन ना करें। इनफैक्ट मैंने कल एक रील भी डाली, वो रील अच्छी खासी वायरल भी हुई है, जिसमें मैंने कहा है कि यार, या तो आप, अगर आप यूथ हो, क्योंकि देखो एक एज हो जाने के बाद आप बहुत कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हो। लेकिन मान लो आपका एक पर्टिकुलर एज है, आप यंग हो, तो कोशिश करो या तो इस देश में इतना पैसा कमा लो कि आपको कोई टच करने के पहले 4 बार सोचे, जो मैक्सिमम पैसे वाले लोग करते हैं। और आप नोटिस करेंगे कोई गरीब आदमी नहीं भग-भग करता है। जो जितने लोग आज के डेट में सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं ना, वो सब लोगों ने इतने पैसे कमा लिए हैं कि उनको मालूम है सिस्टम से वो लड़ सकते हैं। ठीक है? तो वो लोग फिर भी प्रोटेस्ट करते हैं, या तो इस देश में उतना पैसा कमा लो, या फिर इस देश को छोड़ के निकल जाओ। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैंने दुनिया की बड़ी से बड़ी कंट्री देखी, मैंने लंदन देखा, न्यूयॉर्क देखा, यूएस घूमा, मैंने इतनी सारी कंट्रीज़ देखी, मैंने छोटी-छोटी कंट्रीज़ भी देखी। वियतनाम, श्रीलंका, ये सब हमसे बहुत छोटी इकोनॉमीज़ हैं। कमिंग वीक में जा रहा हूँ 2 अफ्रीकन कंट्रीज़, वो भी हमसे बहुत छोटी कंट्रीज़ हैं। बट मैं आपको लिटरली बताऊँ, जितना खराब हाल हमारे देश का हमारे नेताओं ने बना दिया है, उतना खराब हाल कहीं नहीं है। और जिन्हें हम लेके आए थे 2014 में, क्योंकि 2014 तक तो मैं भी भक्त था। 16 में मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मैं गलत भक्त था, बट ठीक है, 2014 तक तो मैं भी भक्त था। 2 साल लग गए समझने में, लेकिन मैं समझ गया 2016 में ही, अब तो 10 साल हो गए। लेकिन मैं समझ गया था कि ये गलत भक्त था मैं। तो जिन्हें हम लेके आए थे कि उसके पहले वाले करप्ट थे, तो पता चला कि वो तो करप्ट नहीं थे। क्योंकि इनसे जब कंपेयर किया जाए तो वो तो ईमानदार दिखने लगेंगे। बट एनीवेज़ छोड़िए, कोई मतलब। अच्छा, एक चीज़ और, सॉरी मैं राउंड नेक टी-शर्ट में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अचानक से अभी एक प्लान चेंज हुआ और कल सुबह-सुबह निकलना है, इसलिए मैं जो पहना हुआ था मैं पहन के बैठ गया, नहीं तो 4 साल से वीडियोज़ आ रही हैं, कभी किसी ने मेरे को राउंड नेक टी-शर्ट में शायद ही वीडियो बनाते हुए देखा होगा। तो वो डेकोरम मेरे को मेंटेन करना चाहिए था, अभी मेरे को रियलाइज़ हुआ ये चीज़ जब मैं अभी खुद स्क्रीन पे मैंने देखा तो, कि यार टी-शर्ट तो चेंज कर लेना चाहिए था, बट सॉरी उसके लिए। नाउ आते हैं कि क्या-क्या न्यूज़ फ्लोज़ दुनिया में चल रहे हैं जो असर डाल सकते हैं। पहला चीज़, क्रूड अभी जब मैं ये देख रहा हूँ, जब ये वीडियो बना रहा हूँ, $84 के पास चल रहा है। नाउ हमारे यहाँ ऑलरेडी जो 110 $112 के बैरल के हिसाब से था, क्योंकि जो इन लोगों ने 10-12 रुपए बढ़ाए थे, राइट? वो तो इन्होंने कम करे नहीं, तो अभी भी हायर रेट पे वसूल रहे हैं, तो इनको ये मौका मिल गया था बढ़ाने का। तो जब पेट्रोल के दाम जब इंटरनेशनल क्रूड के दाम बढ़े तो इन्होंने कम नहीं करे, बढ़ा दिए। अभी वहाँ से कम हो गए हैं तो इन लोगों ने कम नहीं करे हैं। तो उस हिसाब से हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट शायद अभी ना पड़े, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ा है। लेकिन क्रूड ऑयल बढ़ा क्यों है? क्रूड ऑयल बढ़ा इसलिए है, ईरान ने मेजर अटैक्स करे हैं यूएस बेसेस पे कुवैत और जॉर्डन। और अभी तक की जितनी लड़ाई है, इसमें टोटल अब तक लास्ट जो फेज़ था उसमें 6 अमेरिकन सोल्जर्स मरे थे। इस वाले फेज़ में 14 सोल्जर्स को उन्होंने एक ही दिन में मार दिया है। अब अमेरिकन सोल्जर्स का हाल इंडियन सोल्जर जैसा नहीं है कि नेता बोल देगा कि आर्मी में तो लोग मरने के लिए भर्ती होते हैं। नहीं, वो
अमेरिका में नहीं चलता है। अगर वहाँ 14 मार्टिरडम हुआ है, तो इनको 1400 यहाँ मारने पड़ेंगे। मारना सही है, गलत है, बात अलग है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सही है कि गलत है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अमेरिका में अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। तो होगा क्या कि अब अमेरिका ब्रूटल अटैक करेगा इनके ऊपर, ईरान के ऊपर। क्योंकि वो 14 के बदले 1400 को मारने का टारगेट करेंगे अब ये। एंड यहाँ पे 1400 का जब टारगेट करेंगे तो ब्रूटल अटैक्स में दिक्कत आएगी। एंड एंड ये जो अटैक्स होंगे, इसमें एक इंटरनल पेपर फ्लोट हो रहा है इजराइल में, जो ये कह रहा है कि शायद ये जो अटैक्स हैं वो एक लेवल हायर होंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे वेपन्स यूएस यूज कर रहा था उनका स्टॉक पाइल उनके पास अब खत्म हो चुका है। अब उनके पास सिर्फ बड़े वेपन्स ही बचे हैं। तो बड़े वेपन्स से बड़े अटैक्स ही होने वाले हैं। और अगर वैसा हुआ तो ईरान भी अपने बड़े वेपन्स यूज करेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि यूएस पे वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो यूएस के जो बेसेस हैं, क्योंकि दुबई ने तो, यूएई ने तो पैसा खिला दिया है ईरान को, तो उसके कारण हो क्या रहा है कि अब जो अटैक्स हो रहे हैं वो यूएई छोड़ के बाकी जगह पे हो रहे हैं। तो सऊदी के बेसिस पे भी अब अटैक नहीं हो रहे हैं। अभी बेसिस पे जो अटैक हो रहे हैं वो कुवैत में हो रहे हैं, जॉर्डन में हो रहे हैं, कतर में हो रहे हैं। बट उनके बेसिस में मेजर अटैक्स होने का प्लान रेडी है। और एस्केलेटेड प्लान्स मतलब जो बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो ईरान ने अभी तक यूज नहीं करे हैं, वो यूज करना चालू कर चुका है। क्योंकि लास्ट जो फेज हुआ था उसमें तो किसी को पता भी नहीं था कि ईरान के पास एयरफोर्स है, क्योंकि एज पर यूएस उन्होंने एयरफोर्स को फर्स्ट डे ही खत्म कर दिया था। लेकिन अब आ रहा है कि नहीं भाई, वो एयरफोर्स यूज कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि ये वॉर किस तरीके से एस्केलेट होता है। अब ये वॉर एस्केलेशन से एक प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे यहाँ सप्लाई करंट आने का फिर से दिक्कत हो। ठीक है, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखिएगा। आई होप कि अगर इस बार एस्केलेशन होता है तो जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से क्लोज्ड ही है। और 4-5 दिन से ज्यादा चोक अगर हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो उसके बाद दिक्कत चालू हो जाती है। सेकंड, जो न्यूज़ फ्लो जो चल रहे हैं, यूएस में सडनली क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। हर मेजर बैंक्स ने अपने एक-एक क्रिप्टो डिपार्टमेंट्स बनाना चालू कर दिए हैं वहाँ। बहुतों के थे ऑलरेडी, बहुतों ने बनाना चालू कर दिया। एंड यूएस में जीनियस एक्ट और क्लैरिटी एक्ट बहुत जल्दी आने वाला है। इसका पासिंग का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है, जबकि अगर आप नॉर्मल लॉ के हिसाब से जाएं, जो पासिंग का टाइम, जैसे इंडिया में भी कैसा है कि कोई एक्ट आने के पहले लोकसभा में आएगा, फिर उसमें जाएगा राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को बाईपास भी कर लेती है, लेकिन ये स्टेप्स है, राइट? तो यूएस में भी स्टेप्स हैं, लेकिन जो समझ में आ रहा है कि शायद इसको बाईपास करके भी लोग कर ले, तो उसको लेके भी डिस्कशन बहुत तेजी से चल रहा है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि डिस्पाइट एवरीथिंग बीइंग नेगेटिव, क्रिप्टोज आर पॉजिटिव। एंड ये जो पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी कितने हद तक चलेगी किसी को नहीं। तो प्रॉब्लम पॉजिटिविटी भी है, और ये पॉजिटिविटी अगर कंटिन्यू होती है तो ये पैसे को माइग्रेट कराएगी फ्रॉम रियल एसेट्स टू क्रिप्टो एसेट्स। एंड अगर क्लैरिटी एक्ट पास होता है, तो मैं एक चीज और बताता हूं आपको कि इक्विटी से अगर मनी फ्लो निकलता है, तो क्रिप्टो को, चूंकि उसका रिस्क हायर है, तो लोअर रिस्क एसेट में हेज मनी भी बढ़ता है। यानी कि लोअर रिस्क एसेट कौन से हो गए? गोल्ड एंड सिल्वर टाइप के एसेट्स। तो उनका भी फ्यूचर प्रेडिक्शन में थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। कंडीशन ये है कि वहां से क्लैरिटी एक्ट पास हो एंड इंस्टीट्यूशनल मनी आना चालू हो जाए। एंड इफ इट हैपेंस, इट विल हैपन फॉर गुड। ध्यान रखिए। चलिए, आते हैं डिस्कशन पे रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट्स का मेजर इम्पैक्ट जो पड़ना है उसमें थोड़ा सा आपको मैं क्लैरिटी दे दूं कि
रिलायंस का जो रिजल्ट था, अच्छा रिजल्ट था। जितने बैंक्स के रिजल्ट आए, सबके रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे आए हैं। बट कंसर्न मेरे को 2 जगह दिखा। एक्सिस और एचडीएफसी बैंक में एनपीएस थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं। आईसीआईसी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। बाकी सबका ठीक-ठीक रिजल्ट है। ठीक-ठीक भी है, अच्छा-अच्छा भी कह सकते हैं। नाउ रिजल्ट का वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं होता है स्टॉक प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आपको ये नोटिस करना होगा कि आईटी के केस में जो चीज थी कि आईटी स्टॉक्स नीचे चल रहे थे एंड उसके बाद रिजल्ट्स आए थे, यहाँ पे चीज उल्टी है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है कि रिजल्ट्स बहुत हद तक रिजल्ट्स बहुत हद तक बैंक निफ्टी फैक्टर करके बैठा हुआ है। एंड अब जो मनी रोटेशन है, शायद अब वो बैंक में प्रॉफिट बुकिंग एंड आईटी में पैसा इंजर्शन का टाइम आएगा। क्योंकि एनपीए का जो अपटिक अगर एक्सेस और एचडीएफसी में चालू हुआ है, इसका मतलब ये है कि जहां भी पोर्टफोलियो में थोड़ा भी रिस्की बिजनेस किया गया है, उन पोर्टफोलियोज में रिस्क आने वाला है। एंड अगर ये रिस्क फ्लो अगर हम आगे के हिसाब से फैक्टर करें, और ये सेम क्वेश्चन एक जन ने मेरे से बैंगलोर में पूछा था, मैंने उनको ये चीज कहा भी था कि यस, अनसिक्योर्ड लेंडिंग अभी भी कोई देने को रेडी नहीं हो रहा है। सिक्योर्ड लेंडिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होते हैं, बट अभी ये समझ में आ रहा है कि दिक्कत आ रही है। प्रॉब्लम इज कि अब मनी रोटेशन का भी टाइम आ गया, तो पैसा यहां से निकल के कहीं जाना है, और जाने का जगह क्लैरिटी है कि आईटी में जाएगा। निकलने का जगह कहां से है? तो बैंकिंग से है। तो वो देखना है कि कल ही इंपैक्ट पड़ता है कि इन द ड्यू कोर्स से 1 मंथ 2 मंथ में पड़ता है, बट आना है। लेकिन इससे फैक्टर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि निफ्टी का जो अपटिक आना है, उसके लिए बैंक स्टेबल चाहिए। भले बैंक मूव ना करे, दूसरा सेक्टर मूव करे, ऑयल एंड गैस मूव करे, आईटी मूव करे, बट इनको रुकना होगा स्टेबल। अगर ये गिरते हैं तो निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता, कि 35% वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज का ही। तो अभी दो दुविधा में मार्केट पड़ा हुआ है कि अगर बैंक्स में करेक्शन आता है तो इंडेक्स बहुत भागना मुश्किल है। तो देखते हैं। आई होप कि बैंक स्टेबल रह जाए, उसके बाद इंडेक्स भागना चालू करें, क्योंकि इंडेक्स ने अच्छा मोमेंटम दिखाया है लास्ट कुछ दिनों, और ये पॉजिटिविटी सिग्नल देती है कि जो मनी फ्लो है वो बुलिश बायस में बैठा हुआ है। एफआईआई ने अभी पोजीशन शॉर्ट ही रखे हैं, अभी भी उनके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है, तो वो कोशिश कर रहे हैं। बट बाकी जितने मनी फ्लोज हैं वो पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, आते हैं एक बार अपना डिटेल में डिस्कशन पे, स्क्रीन पे चलते हैं, और बहुत कुछ रहेगा डिस्कस करने को, सब डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्कशन था भी अपना। फ्राइडे का एक बार डिस्कशन देख लें। क्या था कि ये रेंज टूटेगा तो अच्छा मूव देगा। ठीक है, तो इसमें ये था कि अपसाइड मूव इज पॉसिबल अबाउट 24,170, और क्लियरली लिखा था कि घूमना है मार्केट को तो यहीं से घूमेगा। ठीक है, 9/18 पे मैंने ये डाला था कि घूमना है तो यहीं से घूमेगा। हुआ क्या कि 9, जब ये मैसेज मैंने डाला तो 24,180 के आसपास था, 170 के ऊपर चल रहा था, मार्केट को घूमना नहीं था, वो वहीं से ऊपर जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया, फिर इधर थोड़ा डिप भी दिया, फिर इधर रॉकेट होके ऊपर चला गया। इस रॉकेट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस का था, क्योंकि एक न्यूज फ्लोज आया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो थोड़ी सी बढ़ के आई है। जबकि प्रमोटर होल्डिंग में ऐसा नहीं है कि अंबानी फैमिली ने स्टॉक खरीदा है, एक पर्टिकुलर वो था जिसका क्लासिफिकेशन चेंज हुआ है। बट वही है कि न्यूज फ्लोज उड़ गए और उसके बाद मार्केट भी उड़ गया। बट एनीवेज कोई बात नहीं। ठीक है, तो मार्केट को घूमना था तो वहीं से घूमना था, लेकिन घुमा ही नहीं, एंड उसके बाद वहां से चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, पूरा अच्छा खासा चलता रहा।
तो पूरे दिन मैं वही अपडेट भी कर रहा था कि बीएस के लिए 20 ईएमए ही लास्ट होप बचा है। 20 ईएमए यहाँ पे तोड़ा भी तो थोड़ा-सा एक मूव दिया, नहीं तो और कोई मूव तो था नहीं वैसा एज़ सच, ठीक है? और मैंने लिखा भी कि आज रिलायंस के बाद रिजल्ट्स हैं, कल 5 बैंक्स के रिजल्ट्स हैं, उसका एक्सपेक्टेशन है मार्केट ऊपर है और कैंडल्स बने ही जा रहे थे, बस चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। उस दिन मैंने भी अच्छा खासा लॉस बुक करा था, क्योंकि ये जो स्पाइक वाला कैंडल था, इसमें मेरा भी बढ़िया से उड़ा था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अपने दोबारा ट्रेडिंग करेंगे, दोबारा बना लेंगे पैसा, पैसा आ गया। ठीक है, चलिए चल रहा है अभी डिस्कशन, अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग पूछते हैं ये ग्रुप का एक्सेस। देखिए, जो लोगों ने लेमन में अकाउंट ओपन कर लिया है और ट्रेड कर लिया है, एक बार भेज दीजिएगा, ठीक है? तो क्या है कि उसमें मिल जाएगा, और नहीं तो मैं अभी फायर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है? काफ़ी लोगों का ये था कि सर लेमन अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। तो पता नहीं, अब देखिए प्लेटफ़ॉर्म तो आप यूज़ करेंगे, आप ही ज़्यादा बेटर जज कराएँगे, बट फायर्स अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, तो फायर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। फायर्स में ओपन कर लीजिए, फर्स्ट ट्रेड जब आप जैसे ही कर लेंगे, मेल भेजिएगा टीम को, जो मेल आईडी नीचे दी हुई है उसमें, यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर के संग टीम कोशिश करेगी आपको ऐड कर देने का, एंड उसके बाद फिर आप हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है कि नीचे जो पेड लिंक है, उसके थ्रू भी आप जॉइन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। फायर्स में अकाउंट ओपन कर लें तो सस्ता तरीका है, ज़्यादा बेटर है और फास्टर भी रहेगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है? और इनका छोड़िए, आप लेमन में जिन्होंने पहले ओपन कर लिया है, उनको नहीं मिला है तो मिल जाएगा। और मतलब हमारा रेफरल से होना चाहिए वो चीज़, और अगर जिन्होंने लास्ट कुछ दिनों में भी किया हो तो दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा। ठीक है? ध्यान रखिएगा। आते हैं कि अपना डिस्कशन क्या रहेगा, बट उसके पहले ना देखिए, क्रिप्टो में मूवमेंट अच्छा खासा चल रहा है और अभी भी आप संडे को ये जो वीडियो देख रहे हैं, पूरा दिन अभी बाकी है। एंड आप नोटिस करिए क्रिप्टो में स्टेबिलिटी का एक अप मूव देने की कोशिश कर ही रहा है मार्केट, राइट? और फिर इधर पर एक रेंज वगैरह है 64,400, इसके ऊपर निकाला तो फिर बुलिश ही होना है। तो अच्छा खासा मोमेंटम का चांसेस है। डेल्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। कॉइनडीसेक्स का और कॉइनबेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। हर ब्रोकर ना अपना-अपना ऑफर निकालते रहता है। तो कॉइनबेस कभी कुछ ऑफर निकालता है, जैसे अभी उन लोगों का एक ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है, ठीक है? और 10 दिन अभी भी बचा हुआ है। कोई भी कॉम्पिटिशन में जीत सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइज़ मनी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब आप समझिए कि इसमें जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? मतलब एक बिटकॉइन बाई सेल में भी आप ना ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच जाएँगे। 30-35 रैंक तक पहुँच जाएँगे। तो बहुत ईज़ी है अभी भी इसमें जीतना, क्योंकि नया एक्सचेंज, मतलब नया ग्लोबल तो सबसे बड़ा ये ऑलरेडी है, बट इंडिया में जस्ट नया आया है, तो इन्होंने ये कॉम्पिटिशन लॉन्च किया है। और व्हाट इज़ बेटर दैन कॉम्पिटिशन, उसमें प 2-3 पैरामीटर्स हैं, टर्नओवर भी है, प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज भी है। तो अलग-अलग पैरामीटर्स हैं, आप किसी में भी जीत सकते हैं और जीतने पे अच्छे खासे रिवॉर्ड्स भी हैं। कुछ नहीं भी मिला तो कुछ एटलीस्ट सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन तो आएगा ही, और जीतना कोई बड़ी बात भी है नहीं, आप कर सकते हैं, आराम से जीत सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसमें भी चल रहा है। कॉइन डीसीएक्स ने क्या करा है, 50% फीस ऑफ कर दिया उनके निक्केई के फ्यूचर्स, नैस्डैक के फ्यूचर्स, एसएनपी फ्यूचर्स में, जो कि आप ट्रेड करने के लिए फॉरेक्स प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उससे बहुत सस्ता में इन्होंने कर दिया। और गोल्ड, सिल्वर, क्रूड वगैरह में उन्होंने 80% फीस ऑफ कर दिया है। डेल्टा ने भी जो एक्सएयूटी वगैरह है 0.01 फीस कर दिया है, ये यानी कि टेक्निकली ये फीस कम लग रही है फ्रॉम योर फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स आल्सो। पैक्सजी का भी वही है और आई सेल्मोन जो इनका सिल्वर वाला है उसमें भी वही है। तो आप चाहें तो उसको भी अपना आप देख सकते हैं और अच्छा रहेगा। और जब तक ये 64,000 के ऊपर है, बुलिश व्यू ही रखिए बिटकॉइन में। एथेरियम में देखिए अच्छा खासा मोमेंटम ये फिर से पकड़ लिया है। 1840 के ऊपर जब तक है, बुलिश बायस ही इसमें बना के रखिए। ठीक है? सोलाना अगेन निकलने की कोशिश कर रहा है 75.5, इसके ऊपर निकलता है तो बुलिश बायस आपको मिल जाएगा अच्छा खासा। गोल्ड अभी देखिए वीकेंड में तो ये बंद रहेगा, ठीक है? बट 4040 ध्यान रखिएगा। और अगर आप सिल्वर की बात करें, तो यार देखिए सिल्वर सबसे ज़्यादा करेक्टेड में यही दिख रहा है, लेकिन 56.5 इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके ऊपर निकलता है तो ही बुलिश बायस लीजिएगा। क्रूड अभी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं चल रहा है, बट क्रिप्टो मार्केट में चल रहा है और वो 84 के ऊपर जा चुका है। तो जब तक 82 के ऊपर है, वो बुलिश बायस में ही रहेगा। ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है? तो क्रिप्टो के लिए ये ध्यान रखिएगा। और डेल्टा, कॉइनडिसेक्स और कॉइनबेस तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अकाउंट ओपन करिए और अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करिए। तीनों ही अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। कॉइनबेस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, डेल्टा इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और कॉइनडी6 सेकंड रैंक है इंडिया में, लेकिन बहुत फास्ट कोशिश कर रहा है कैचअप करने का। तो ध्यान रखिए। और सारे एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स ही हैं, तो कोई उसमें इलीगल वगैरह का कोई झमेला भी नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से प्लान करिए और प्ले करने की कोशिश करिए। चलिए आते हैं कि अपना क्या रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए डिस्कशन। बट पहले निफ्टी का ना एक बार ऑप्शन चेन आपको दिखाता हूँ।
350 पे इंडेक्स एंड हुआ है, 334 पे लास्ट क्लोजिंग आई है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं आपको, 350 पे 132 पॉइंट एंड 115 पॉइंट्स, यानी कि 15 पॉइंट का, यानी कि 350। ये हुआ क्या कि लास्ट 15 मिनट में फ्यूचर्स काफी ज्यादा ऑलरेडी वो नेगेटिव चल रहे थे। लास्ट 15 मिनट में जब ये कैंडल्स बन रहे थे, मार्केट ने पूरा बैलेंस एक्ट कर लिया और पूरा जो फ्यूचर्स का प्रीमियम था उसको एडजस्ट कर दिया। तो जो नेगेटिव बायस बना हुआ था, उस नेगेटिव बायस को एंड करके गया है मार्केट। अब मार्केट ने एंड जब किया है नेगेटिव बायस, तो उस समय क्या हो रहा है? एक्चुअली ये हो रहा है कि फ्यूचर्स में नेगेटिव बायस जो था वो अब है नहीं, एंड रिलायंस का उसी जगह पे आपका जो रिजल्ट आया है ठीक आया है, बाकी बैंक्स के भी रिजल्ट खराब किसी के नहीं आए हैं, राइट? एक दो पॉइंट्स हैं, लेकिन मार्केट ने रैली भी दिया है। अब रैली देने के बाद यहाँ पे मार्केट ने आपको दोनों ट्रैप में फंसा दिया है, डाउन साइड का भी, अप साइड का भी। यही ट्रैप, ठीक है? मतलब नहीं होता, दोनों साइड का लॉलीपॉप दे दिया, आप करिएगा क्या? तो ध्यान क्या रखना है अपने को? कुछ नहीं, 24,300 का लेवल मार्क करके रखिए, जब तक इसके नीचे नहीं टूटे नेगेटिव बायस मत लीजिए। 24,300 टूटता है ना, तो मार्केट फर्स्ट लेवल 24,230, फिर सेकंड लेवल 24,150 की तरफ दिखा सकता है। ये दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। यानी कि क्या है, 24,300 टूटे, 24,230 टूटे, तो 24,150 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। अपसाइड में क्या लेवल ध्यान रखना है? अपसाइड में लेवल ध्यान रखना है 24,360 का लेवल। 24,360 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है टुवर्ड्स 24,480 का लेवल। क्लियर कट इतने मूव्स पॉसिबल है, क्योंकि ऑप्शन डेटा से नेगेटिविटी गायब हो गई है। निफ्टी बैंक में आते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक भी अपने डे हाई पे जाके क्लोज करा है और रफली 1000 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। प्रॉब्लम यहीं पे है। अगर ये फ्लैट क्लोज किया होता ना, तो मैं मानता कि जैसे रिजल्ट्स आए हैं तो उससे बुलिश बायस मिलेगा। बट अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये ऑलरेडी मतलब 1000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 950 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, मार्केट रिजल्ट्स को जो फैक्टर करना था, जितना पॉजिटिव देना था, उतना पॉजिटिव अब नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो मूव होना था वो हो गया। तो 58,400 का लेवल ध्यान रखिए। 58,400 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो फिर 58,100 तक का एक मूव बनता है। 58,100 भी तोड़ा तो 57,800 का डोर ओपन होगा। बट जब तक 58,400 के ऊपर है, आप बुलिश बायस रख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है? तो ध्यान रखिए, सेंसेक्स में कुछ नहीं करना है, 78,000 का लेवल ध्यान रखिए। 78 के नीचे टूटता है तो ही नेगेटिव बायस लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को निफ्टी से दिक्कत होती है ट्रेड करने में। तो 78 के नीचे 77,700, फिर 77,500 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। अपसाइड में क्लियर कट है कि 75,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप बुलिश बायस ले लीजिए, एंजॉय करिए और अपना डायरेक्शनल प्ले को प्ले करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।